हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अपनी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 3 जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन है 10th की मैथमेटिक्स की बुक में। और स्टूडेंट्स अभी मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताऊँगा और उसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को भी करेंगे। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो पॉलिनोमियल की देख ली होंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप उसको देखिए, कंप्लीट कीजिए। और अब मैं आपको जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें 9th क्लास में भी सीखी होंगी, और 9th क्लास में चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन 10th क्लास में इसका नाम हो जाता है, इसी चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर बात 9th क्लास की करें तो 9th क्लास तक हमें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना नहीं सिखाया जाता, और वहाँ आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन दी जाती थी, इसलिए वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम नहीं रखा गया था। और आपने स्टूडेंट उसमें देखा होगा 9th क्लास में कि हमें कोई भी इक्वेशन दी रहती थी तो हम किसी भी वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, यानी कि हम x की या y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते थे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम जब भी किसी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो उस लीनियर इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, क्वेश्चन वाले को हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस भी देनी पड़ेंगी। मतलब हम 8th क्लास में पढ़ते थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और वहाँ हमें इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल दिया जाता था, x है तो x, y है तो y, z है तो z, यानी कि पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होता था। तो वहाँ हमें क्वेश्चन भी एक ही दिया जाता था, इक्वेशन भी एक ही दी जाती थी, और हम वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू बहुत ईजिली फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर बात करें किसी ऐसी इक्वेशन की जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, तो चूंकि इसमें स्टूडेंट दो वेरिएबल है तो आपको इक्वेशंस भी क्वेश्चन वाले को दो देनी पड़ेंगी, वो तभी सोल्व हो पाएगा। इसी तरह से जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ हमें 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर x भी होता है, y भी होता है एंड z भी होता है। तो स्टूडेंट उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास होनी भी 3 इक्वेशन चाहिए, यानी कि हमारे पास 3 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए? 3। और 9th क्लास में हमने क्या करा था, हम अपनी तरफ से x की कोई वैल्यू एज्यूम करते थे और y की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर अपनी तरफ से x की वैल्यू एज्यूम करते थे, y की एक और वैल्यू निकालते थे। मतलब हम कोई एग्जैक्ट आंसर ना लाके एक इवैल्यूएशन करते थे कि इफ x विल बी दिस देन द वैल्यू ऑफ y विल बी दैट। मतलब अगर x की कुछ वैल्यू सपोज करो आपने 1 पुट कर दी तो हम y की वैल्यू निकाल देते थे। तो वहाँ से कोई भी क्लियर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता था। लेकिन स्टूडेंट आपके इस चैप्टर के अंदर आपको जब भी वो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने को कहेगा तो वो हमेशा 2 इक्वेशन दे के चलेगा, और चूंकि वो 2 इक्वेशन दे देगा तो हम दोनों इक्वेशंस को इजीली सोल्व कर भी सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक 9th क्लास में ये पढ़ लिया होगा कि लीनियर इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है, जिसको हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, वो क्या होती है? और वो होती है स्टूडेंट ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन इस तरह से दी हुई है 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 10, और हमें क्वेश्चन वाला कहता है कि इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखिए, तो हमारा काम ये है कि एक तरफ हो जानी चाहिए सारी चीज़ें और बाकी दूसरी तरफ हो जाना चाहिए 0। उसके लिए आपको इस 10 को इधर लाना होगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y, और ये 10 उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसका कंपैरिजन इस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से करूं तो हमारा जो a होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो इस इक्वेशन से हमारा a आएगा वो आएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, फिर चलते हैं b की तरफ। तो b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और हमारी इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y है 8, तो मैं ये कह सकता हूं b की वैल्यू हो जाएगी 8। और उसके बाद जितनी वैल्यू बचती है विदाउट वेरिएबल वो होता है हमारा c। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ c की वैल्यू होगी हमारी -10। तो ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा ये जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन स्टूडेंट चूंकि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हमें वो 2 इक्वेशंस देगा, तो हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन भी वही माननी है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन अब आप स्टूडेंट एक बात नोटिस करेंगे कि अगर हम दोनों ही इक्वेशन को ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 मान लें तो फिर तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा,
क्योंकि a की वैल्यू दो अलग अलग आएंगी। सपोज करिए मैंने अब दूसरी इक्वेशन दे दी 3x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, और अब मैं फिर से इसका कंपेरिजन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कर रहा हूं, तो इस बार a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 8। तो स्टूडेंट एक बड़ा ही कंफ्यूजन सा मामला हो जाएगा कि हम a की वैल्यू को 5 भी कह रहे हैं, a की वैल्यू को हम 3 भी कह रहे हैं, b की वैल्यू को 8 भी कह रहे हैं, b की वैल्यू को 6 भी कह रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस होगी तो हम एक्स वाई को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मेन वेरिएबल है, लेकिन हम ये जो ए बी सी हैं इनको पहली इक्वेशन में 1 1 1 यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख लेंगे, एंड सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि अब जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये a1 की वैल्यू हुई, ये b1 की और ये c1 की, और जब मैं दूसरी इक्वेशन का कंपैरिजन करूंगा तो मैं फिर ये कहूंगा कि ये a2, ये b2 और ये c2 है। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके अलावा मैं आपसे पूछता हूं कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, तो शायद आपके पास कोई क्लियर जवाब ना हो, क्योंकि हम लोगों को ये बताया ही नहीं जाता कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बस हमें सोल्व करना बता दिया जाता है कि भाई वेरिएबल एक तरफ ले लो, कांस्टेंट एक तरफ ले लो, सोल्व कर लो उसको। तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ हमेशा लीनियर आए, और हमने ये 9th क्लास में देखा भी था। हमने 9th क्लास में बहुत सारी इक्वेशंस की ग्राफ बनाए थे, तो वहां क्या होता था, जितनी भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होती थी सबके ग्राफ लीनियर ही आते थे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि लीनियर इक्वेशंस कहते किन इक्वेशंस को हैं, तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ हमेशा लीनियर आए। तो स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताने जाने वाला हूं, तो चलिए चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, और उनमें से सबसे पहली बात क्या है, आप देखिए लिखा है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड हेंस वी कैन से दैट दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। मतलब इस तरह की इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सपोज करिए हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, एक है 2x प्लस 3y और एक ले लेते हैं प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है जिसमें दिया है 5x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका कंपैरिजन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस इक्वेशन में से मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। और जब मैं सेकेंड इक्वेशन का कंपैरिजन करूंगा तो इसमें से कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a2 यहां होने वाला है 5, b2 यहां होने वाला है 8, c2 की वैल्यू होने वाली है 10। ठीक है स्टूडेंट। अब आप जरा कंपैरिजन कीजिए कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो क्या है। तो स्टूडेंट a1 की वैल्यू है 2, अच्छा a2 की वैल्यू है 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम a1 और a2 का रेशो निकालते हैं तो ये आता है 2:5 या फिर 2/5। और अब इसी तरीके से अगर मैं निकालूं b1 अपॉन b2 तो आप देखेंगे कि b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 8। और अब स्टूडेंट जरा कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है ये इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 की वैल्यू के। मतलब इसका रेशो कुछ और आ रहा है, इसका रेशो कुछ और आ रहा है। तो अगर किसी भी दो इक्वेशंस के अंदर, दो लीनियर इक्वेशंस के अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए कि भाई a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो से अलग है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की जो इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, तो वो जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। मतलब दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आके टकराएंगी जरूर। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी? अगर किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के अंदर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है और c1 अपॉन c2 इनमें से किसी के भी इक्वल आए या ना आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि अगर इसका रेशो इसके रेशो का इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों का ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट जरूर होंगी। और अगर हम ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन करें, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। एक हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हालांकि बोर्ड वालों ने सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है सिलेबस से, बट हम फिर भी उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि अगर इनका सॉल्यूशन करेंगे, जब भी करेंगे हम, तो आप ये देखेंगे कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू एक ही आएगी और y की वैल्यू भी एक आ जाएगी, और उसे आप किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, चाहे आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए, चाहे आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कीजिए, चाहे आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिए, हर बार x और y की वैल्यू सेम आनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये चीज समझी। उसके अलावा अब मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में आप स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सबसे पहले स्टूडेंट इसका मतलब समझते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास इस बार एक इक्वेशन है 2x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 12y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो अब स्टूडेंट अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इसका कंपैरिजन करने पे मेरे पास जो a1 की वैल्यू आएगी, और a1 आपको पता लग गया क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो आने वाला है 2, b1 की वैल्यू आने वाली है 6 एंड c1 की वैल्यू आने वाली है 8। और उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन इस इक्वेशन का करूं तो यहां a2x b2y प्लस c2 से करूंगा। तो a2 की वैल्यू यहां आने वाली है 4, b2 की वैल्यू आने वाली है 12 और c2 की वैल्यू आने वाली है 16। तो स्टूडेंट जरा a1 अपॉन a2 निकाल के देखते हैं। तो a1 अपॉन a2 इसका मतलब ये हुआ कि भाई a1 की वैल्यू है 2 अपॉन a2 की वैल्यू है 4, और अगर मैं इसको और सोल्व करूं आगे तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे और फाइनली a1 अपॉन a2 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, अब मैं निकालता हूं b1 अपॉन b2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट देखिए b1 की वैल्यू है 6, b2 की वैल्यू है 12, और अब ये दोनों ही नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये होने वाला है 6 1 जा 6, ये 6 2 जा 12, यानी कि ये वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। और अगर मैं अब c1 अपॉन c2 निकालता हूं तो c1 अपॉन c2 में देखिए स्टूडेंट ये आ जाएगा 8 अपॉन ये आ जाएगा 16, तो ये भी 8 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 8 से 1 बार में कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 बार में, यानी कि ओवरऑल वैल्यू इसकी भी 1/2 ही आएगी। तो हमने ये देखा कि भाई जब हमने a1 अपॉन a2 के रेशो निकाला वो भी 1/2 आया, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली वो भी 1/2 आई, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाली वो भी 1/2 आई। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनकी वैल्यू आपस में है इक्वल, तो ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर कभी भी दो इक्वेशंस के अंदर स्टूडेंट ये कंडीशन एग्जिट कर जाती है कि आपने इस तरह से रेशो निकाला और पता ये लगा कि जो a1 a2 का रेशो आ रहा है वही b1 b2 का रेशो आ रहा है और वही c1 c2 का रेशो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देन बोथ द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जब आप एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद जब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ उसी के ऊपर से जाने वाला है। यानी कि सपोज कीजिए पहली लाइन आपकी गई है, हमने ग्राफ ड्रॉ करा, पहली लाइन गई है, अब आप देखेंगे कि जब आप दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर से ही ओवरलैप करता हुआ जाएगा। और हम इसलिए बोलते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो उन दोनों को जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक ही लाइन पे चले जाएंगे, इसलिए हम कह देते हैं दे विल बी कोइंसिडेंट लाइंस।
और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि आप किसी मेथड से निकालेंगे तो कुछ और आंसर आ सकते हैं एक्स वाई के, दूसरे मेथड से निकालेंगे कुछ और आंसर आ सकते हैं, तीसरे मेथड से निकालेंगे तो डिफरेंट आंसर आपको देखने को मिलेंगे कि x की वैल्यू कभी कुछ आ जा रही है, कभी कुछ आ जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि फिर इस तरह की इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी, यानी कि कुछ भी आंसर आ सकता है। देयर मे बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एज वेल एज y। ठीक है स्टूडेंट, और अब मैं चलता हूं अपनी तीसरी कंडीशन की तरफ। तो स्टूडेंट अब मैं आपको तीसरी कंडीशन समझाने जा रहा हूं और वो है कि इफ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू इनके इक्वल ना आए तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप देखिए कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि हर बार हम पहली इक्वेशन का कंपैरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 से करते हैं। तो यहाँ a1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2 है, b1 की वैल्यू लिख सकता हूँ 3 है एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 10। अब स्टूडेंट जरा a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालिए तो आप ये देखेंगे कि a1 2 है, a2 4 है। फाइनली सोल्व होने के बाद 1/2 आ जाएंगे जैसा कि पिछले उसमें आया था एग्जांपल में। इसके बाद अगर मैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालता हूं तो b1 3 है, b2 6 है और अगर मैं इनको सोल्व करूं तो ये भी 1/2 के इक्वल आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालता हूं स्टूडेंट इस बार तो c1 की वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू है 10 और दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं लेकिन डिवाइड होने के बाद यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5, मतलब ये वैल्यू आएगी 4/5। तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आया है लेकिन ये वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आई। तो यानी कि अब ये हमारी तीसरी कंडीशन बन गई। तो अब अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है किसी दो इक्वेशंस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो इक्वल आए बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल ना आए तो हम ये कहेंगे कि जब हम उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे देन इट विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब दोनों लाइन जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जानी है पैरेलल स्टूडेंट। मतलब ना तो वो कोइंसिडेंट होंगी ना वो आपस में कहीं टकराएंगी, दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। कब? अगर दो इक्वेशंस के अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है तब। और ऐसी इक्वेशन को स्टूडेंट आप सोल्व नहीं कर सकते। इस टाइप की इक्वेशन सोल्व क्यों नहीं होंगी वो मैं आपको तब समझा दूंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको। तो मैं कुछ एग्जांपल ऐसे भी दे दूंगा जिनके अंदर इस टाइप की कंडीशन बने और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की इक्वेशन क्यों सोल्व नहीं हो सकती। लेकिन आप याद रखना कि अगर किसी भी दो इक्वेशन में ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराने जा रहा हूं और आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से ये तीनों कंडीशन आपके सामने लिख दी है और इनमें आप देखेंगे कि पहली कंडीशन है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि उनका जो पेयर होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। मतलब जब हम उनका ग्राफ बनाने लगेंगे तो वो दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगी जरूर और ऐसी इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। मतलब हम ऐसी टाइप की इक्वेशंस का किसी भी मेथड से सॉल्यूशन निकालें तो वो जो मेथड होगा वो उसमें x की और y की वैल्यू सेम आएंगी किसी भी मेथड से। लेकिन जब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं ये है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन दीज काइंड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों लाइन का तो एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और उसके अलावा ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर आप निकालें तो डिफरेंट मेथड से उनके आंसर डिफरेंट आएंगे। और तीसरी चीज अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन
दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब जब आप इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे एक ही ग्राफ पे, तो आप ये देखेंगे कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन का मतलब आप सबको पता ही है। और उसके अलावा इस तरह की इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इक्वेशंस को सोल्व करने की। तब तक स्टूडेंट आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सोल्व करना है। 3.1 को मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि 3.1 में सिर्फ आपको इक्वेशन जनरेट करना सिखाया जाता है और वो हम बाद में कर ही लेंगे। जब हम इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे तो उससे पहले उनको बनाना भी खुद पड़ेगा, तो वो तभी कवर हो जाएगी। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 को आप क्या करेंगे कि सोल्व करके देखिए। मैंने सभी तरह की कंडीशन का एक एक एग्जांपल आपको बता दिया। तो आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं स्टूडेंट। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 3.2 तक, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और तब तक वेट कीजिए अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा। थैंक यू।